नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी दो बेहद खास विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज के क्या विषय रहेंगे, आइए सबसे पहले इस पर हम नजर डाल लेते हैं। आज आपको जानकारी देंगे अमरूद के नए और पुराने बागों के रखरखाव के बारे में। साथ ही बात होगी सब्जी फसलों की नर्सरी प्रबंधन की भी, किस तरीके से आप बेहतर नर्सरी प्रबंधन कर सकते हैं। और आप बता दें, इन दोनों विषय से संबंधित कुछ जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं। इनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अमित गोस्वामी जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं फल विज्ञान संभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही जुड़े हैं डॉक्टर हनुमान राम जी। आप वैज्ञानिक हैं केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर राम। तो देखिए, आज आपको हम जानकारी देंगे इन दोनों विषय से संबंधित। और पहले अगर बात की जाए, क्योंकि हमारे देश में अब जो बागवानी के क्षेत्र की जब बात की जाती है तो लगातार उसमें इजाफा भी हो रहा है। और उन्हीं में अगर हम अमरूद की बात करें, एक ऐसा फल जो कि हम कह सकते हैं कि हर मौसम में भी अगर उपभोक्ताओं को मिले तो शायद अच्छी मांग उसकी निकल कर आ सकती है। लेकिन जो किसान इसकी खेती करते हैं उनके लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ना सिर्फ जो नए बाग लगाना चाहते हैं बल्कि पुराने बागों का रखरखाव भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। किस तरह का महत्व डॉक्टर अमित हम मान सकते हैं जो पुराने बाग में है हमारे, क्या महत्व उनका अगर हमारे किसान सही से उनका रखरखाव करें तो? एक तो आपने जो प्रश्न पूछा है कि अमरूद के पुराने बागों का रखरखाव के लिए, तो अमरूद में जितने भी बाग हैं जो काफ़ी पुराने हो गए हैं उनको हम लोग बोलते हैं उनका जीर्णोद्धार कैसे किया जाए, मतलब उनको ठीक कैसे किया जाए। तो उसके लिए किसानों को बहुत अच्छे से देखना है कि जब अमरूद के जो शाखाएं हैं या अमरूद का जो कैनोपी एरिया है जिसको छत्रक कहते हैं, वो धीरे धीरे अगर वो मुख्य तने से दूर होता जा रहा है, एक दूसरे से शाखाएं रगड़ खा रही हैं, उसकी उत्पादकता कम, उत्पादन कम होता जा रहा है जी। और उसके साथ साथ रोग एवं कीट व्याधियां, कई इस तरीके के रोग हैं जो कि घने बागों में जिनका बागों का रखरखाव ठीक से नहीं हुआ है, तो फिर उनमें हम लोग जीर्णोद्धार से अमरूद को दोबारा से अमरूद के बागों का हम एकदम रिवाइव कर सकते हैं, उसको पुनर्जीवन दे सकते हैं। उसके कई तरीके हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि हमें अमरूद के बागों को बहुत घना अगर हो रहा है तो सबसे पहले उसको करीब हमको 5 फीट की ऊंचाई पे उसको हम लोग पहले उसको काटते हैं जी। काटते समय हमें ध्यान रखना है कि एक ही साथ सारे के सारे बाग को जीर्णोद्धार ना करें। उससे क्या होता है कि किसान की आय एकदम से ही कम हो जाती है जी। सो हमको सबसे पहले वो रोगी पौधों को आइडेंटिफाई करना है जिनमें कि हमें लगे कि अब इनका अब और कुछ नहीं हो सकता, तो उनको तो सबसे पहले निकाल के अलग करना है। फिर ऐसे पौधे जिनमें हमें लगता है कि इनका तना ठीक है, इनके तने का विन्यास ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें अब उत्पादन उतना नहीं मिल पा रहा है, तो उस समय फिर हम अमरूद के पौधों को जीर्णोद्धार की विधि से अलग अलग तरीके से उसका हम दोबारा से उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हैं जी। बिल्कुल, तो देखिए अलग अलग विधियां हैं, इस बारे में और विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे। और जो किसान नए बाग लगाना चाहते हैं, कौन सी उसके लिए नई किस्में हैं, किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, ये सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। ये समय अमरूद के नए बाग लगाने के लिए एकदम सही है। मानसून के इस मौसम में गर्मी के साथ नमी यानी उमस होती है जो पौधे की जड़ों को अच्छी तरह फैलने में मदद करती है। किसान अपने इलाके को ध्यान में रखकर ही अमरूद की अच्छी किस्मों के पौधे लगाए। अमरूद के बाग लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। मिट्टी की जांच जरूर कराएं। मिट्टी बलुई दोमट होनी चाहिए, साथ ही इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। ऐसी मिट्टी का चयन करें जिसकी जल धारण क्षमता अच्छी हो और जिसमें पानी लंबे समय तक नहीं रुकता हो। इसका असर पौधे की गुणवत्ता पर पड़ता है। गुटी या कलम से तैयार अमरूद के पौधों को मिट्टी गेंद के साथ 45 बाय 45 बाय 45 सेंटीमीटर के गड्ढों के बीचों बीच रोपित करना चाहिए। रोपित पौधों को तुरंत सींचित करना चाहिए। इसके बाद तीसरे दिन और फिर हर 10 दिनों के अंतराल पर या जरूरत के अनुसार पानी देना चाहिए। श्याम व्रण रोग को नियंत्रित करने के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर का फलों पर और बोडो मिश्रण 3:3:50 या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर तनों और पत्तियों पर छिड़काव करें। पुराने या स्थापित बगीचों में 0.3% बोरेक्स का 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें।
बाग में कीटों का प्रकोप होने पर क्विनल फॉस 25 EC दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या नीम तेल का 3% की दर से 21 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। सर्दियों के मौसम वाली फसल के लिए फूल आने से पहले 0.4% बोरिक एसिड का छिड़काव करें। इससे फलों के आकार और उपज में बढ़ोतरी हो सकती है। ध्यान रखें कि कोई भी छिड़काव तुड़ाई के 15 दिनों पहले नहीं किया जाए। तो जाना आपने किस तरीके से और बेहतर ढंग से अगर आप जो आपका अमरूद का बाग है उसका ख्याल रखेंगे, रखरखाव सही रखेंगे, तो आपको अच्छा उत्पादन जो है, फलन जो है वो मिलेगा। और साथ ही जब नए बाग आप लगाते हैं तो ऐसी मुख्य बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना चाहिए, किस्म से लेकर आगे आने वाली जितनी भी उसमें क्रियाएँ होती हैं। अब आइए रुक कर लेते हैं यहाँ डॉक्टर राम का भी। डॉक्टर राम, जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से हमारे जो किसान हैं सब्जियों की खेती करते हैं, अभी उन्हें कौन से कृषि कार्य यहाँ करने होंगे जो नर्सरी खास तौर से लगा रहे हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा, अभी जैसे जुलाई का महीना चल रहा है तो मानसून अभी उत्तर भारत में और अपने पूरे भारतीय लैंड पे सक्रिय है जी। इस मानसून के समय में हम जो भी सब्जी फसलें हैं जो रोपित की जाती है, जो प्रतिस्थापित की जाती है, उनकी सीधी बुआई नहीं होती, उनकी नर्सरी तैयार करने का सबसे सही समय होता है जून के अंतिम सप्ताह से लेकर और जुलाई के प्रथम सप्ताह और द्वितीय सप्ताह तक जी। तो अभी हम अगर जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्ची, इन फसलों की नर्सरी तैयार करने का सबसे उचित समय होता है। तो नर्सरी तैयार करते समय मैं किसान भाइयों से यही निवेदन करना चाहूंगा और यही सलाह दूंगा कि उस समय 2 से 3 बातों की ध्यान रखा जाता है। नर्सरी तैयार करने से 1 महीना पहले जो नर्सरी जहाँ पे हमें पौध तैयार करनी है उस मिट्टी को मृदा शोरीकरण कर लें जी। 15 अप्रैल से लेकर 15 जून के बीच में अच्छी तरह से उसकी निराई गुड़ाई खुदाई करके कंकड़ पत्थर हटा के और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। 1 वर्ग मीटर में लगभग 4 से 5 लीटर पानी से उसकी सिंचाई करके और पॉलीथीन से ढक दें उसे। पारदर्शी पॉलीथीन से ढकने से क्या होगा कि उसकी जो वाष्प निकलेगी वो बाहर नहीं आएगी और उस वाष्प की वजह से जो भी मृदा में कीटाणु रहते हैं, जीवाणु रहते हैं, कुछ सूत्रकृमि रहते हैं, वो नष्ट हो जाएंगे जी। 15 जून के बाद आप बरसात के ऋतु में हमेशा उठी हुई क्यारी बनाई जाती है। 2 तरह की क्यारी बनती है, एक समतल क्यारी और एक उठी क्यारी। तो उठी हुई क्यारी बरसात के समय इसलिए बनाते हैं कि अतिरिक्त पानी जो होता है हमारा जल निकास वो निकल जाए। जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारी बनाए और अच्छी नर्सरी लगाने के लिए सबसे पहले उस मिट्टी के अंदर आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी खाद या फिर कंपोस्ट कुछ मात्रा में डाल लें। जैसे अगर वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं तो 1 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट उसमें मिला लें। और जो नर्सरी बेड हम बनाएंगे जिसको हम क्यारी बोलते हैं उठी हुई, उसकी चौड़ाई जो है 1 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जी। उसके पीछे कारण ये रहता है कि हम 1 मीटर की चौड़ाई जो होती है हम नर्सरी बेड के दाईं तरफ और बाईं तरफ बैठ के जो भी कृषि कार्य होते हैं जैसे खरपतवार निकालना है, सड़े गले पौधे निकालना है या पौधों का विरलन करना है। कई बार पौध क्या घनी लग जाती है तो हमें पौधों को छांटना पड़ता है जी। तो वो कार्य आसानी से कर सकते हैं। अगर बेड की चौड़ाई 1 मीटर से ज्यादा होगी तो आम इंसान का जो हाथ होता है वो लगभग आधे से 1.25 मीटर की लंबाई का होता है। तो कोई भी आम इंसान अगर काम करेगा तो उस लंबाई से काम कर सकता है। अगर 2 मीटर चौड़ी बेड बनाएंगे तो हमें बेड के ऊपर बैठना पड़ेगा और जब हम बैठेंगे तो पौधों को हम नुकसान पहुंचा सकते हैं जी। बिल्कुल, तो इन बातों का ख्याल कहीं ना कहीं हमें रखना होगा। और किस तरीके से देखिए, अगर आप अच्छी नर्सरी की तैयारी कर लेते हैं, यानी एक आधार अगर बेहतर हो जाता है, तो आने वाले समय में जो अच्छी पौध है वो आपको मिल पाएगी, जिसके बाद अच्छी उपज जो है सब्जियों की वो आने वाले समय में आप ले सकेंगे। इस बारे में और विस्तार से हम जानकारी इनसे लेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। इस समय बहुत सी सब्जियों की नर्सरी लगाई जा सकती है। साथ ही पहले से लगी नर्सरियों का प्रबंधन भी जरूरी है। कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई के लिए ये समय सबसे अच्छा रहता है। खेत में लगभग 45 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना ले। बुआई से पहले नालियों में पानी लगा दे। जब नाली में नमी की मात्रा बीज बुआई के लिए उपयुक्त हो जाए तो बुआई की जगह पर मिट्टी भुरभुरी करके बुआई करें। लौकी की उन्नत किस्में जैसे पूसा नवीन, पूसा संदेश, पूसा संतुष्टि, पूसा हाइब्रिड 3, काशी गंगा और अर्का बहार लगा सकते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में बुआई के लगभग 25 से 30 दिनों बाद पौधों की बढ़वार के समय प्रति हेक्टेयर 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग करें। जून में बोई गई कद्दू वर्गीय सब्जियों में मचान बनाकर सहारा दे और उचित जल निकास की व्यवस्था करें।
इन सब्जियों में बुआई के लगभग 25 से 30 दिनों बाद 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से टॉप ड्रेसिंग करें। 56 कद्दू की उन्नत किस्में जैसे पूसा पसंद, पूसा अलंकार, ऑस्ट्रेलियन ग्रीन और पैटी पैन लगा सकते हैं। वहीं खीरे की उन्नत किस्में जैसे पूसा उदय, पूसा बरखा, पूसा संयोग, जापानी लंबी ग्रीन, स्ट्रेट 8 और पॉइंट सेट प्रमुख है। पेठे की उन्नत किस्में पूसा श्रेयाली, पूसा उर्मी, पूसा उज्जवल, काशी धवल, काशी उज्जवल और काशी सुरभि लगा सकते हैं। खरीफ प्याज के लिए पौधशाला में बीज की बुआई जल्द से जल्द कर लें। 1 हेक्टेयर में रुपाई के लिए 12 से 15 किलो बीज काफी रहेंगे। वहीं पहले से लगी नर्सरियों में से खरपतवार निकालते रहें, साथ ही कीटों और रोगों की भी निगरानी करते रहें। तो जाना आपने किस तरीके से अगर आप अलग अलग सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। और उससे पहले हम यहाँ बात भी कर रहे हैं खासतौर से अमरूद की बागवानी को लेकर। अभी का जो समय चल रहा है अमृत जी, उसमें जो नए किसान हैं जो इच्छुक हैं कि हम अमरूद का बाग लगाना चाहते हैं, वो किस तरीके से क्या अभी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मानसून जो है पूरे देश में दस्तक दे चुका है और ये समय जो है काफ़ी बेहतर माना जाता है अगर हमें बागवानी की शुरुआत करनी है तो। देखिए, सत्य तो ये है कि बागवानी की शुरुआत अप्रैल के महीने से शुरू हो जाती है जी। अगर हमें नया बाग लगाना है तो हम कोशिश करते हैं कि अप्रैल के लास्ट में और मई के प्रथम पखवाड़े में हम गड्ढे अच्छे से खोद लें। गड्ढे खोदने के कई महत्व होते हैं। एक तो जितनी भी नीचे सॉइल की हार्ड पैन होती है वो टूट जाती है। कई बार हम गड्ढा खोदते हैं तो ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर कर देते हैं। सूर्य की रोशनी से कई बार बहुत जो हार्मफुल माइक्रोब्स है वो हो जाते हैं। जो बेनिफिशियल जो वहाँ पे जो उसमें जो जीवाणु हैं और उसमें बाकी चीज़ें हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, जुलाई का महीना सबसे अच्छा माना गया है, जुलाई और अगस्त का महीना नए बाग लगाने के लिए। लेकिन तैयारी हमारी अप्रैल के महीने से शुरू हो जाती है जी। इस समय हमें क्या करना है, अगर कोई किसान भाई अभी भी इच्छुक है, वैसे खरीफ का किसान जिसको भी मन होता है तो ऐसा बहुत कम ही होता है कि जुलाई के महीने में आके वो नया खेत लगाना शुरू करें। उसके पहले वो अप्रैल में तैयारी कर लेते। तो इस समय तो पौधा लेके और पौधे की प्लांटिंग का समय आ गया है, नए पौधे लगाने का समय आ गया है। ये अब जुलाई का प्रथम पखवाड़े से लेकर आप अगस्त के अंतिम पखवाड़े तक और कई बार सितंबर के पहले सप्ताह तक भी हम नए बाग लगा सकते हैं। लेकिन जुलाई अगस्त में हमें बिल्कुल उचित समय है नए बाग लगाने का। और आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। अमरूद की केस में बात करूं तो अमरूद में कभी ऐसे खेत का चयन नहीं करना है जिसमें कि जलभराव होता हो, क्योंकि अमरूद में उकटा एक बहुत विकट समस्या है और वो सॉइल बोर्न डिसीज है जो कि एक पौधे से दूसरे पौधे में पानी के माध्यम से भी पहुंच सकती है जी। तो एक चीज का ध्यान रखना है। दूसरा ऐसी भी दूसरी चीज़ आपको जो सबसे अच्छी ध्यान रखनी है वहाँ पे अमरूद के बागों में कि अमरूद के जब भी हम नए बाग लगाएं तो जो भी हम पौध लें वो पौध हम एक ऐसी नर्सरी से लें जो कि NHB का एक्रीडेशन हो या कोई सरकारी संस्था प्रमाणित जगह से अमरूद के, क्योंकि अमरूद में अगर आप सीडलिंग लगा रहे हैं तो बाद में किसानों को बहुत नुकसान होता है उससे जी। चलिए, फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रेम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं भरतपुर राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रेम सिंह जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी नमस्ते सर। हेलो हेलो नमस्ते साहब जी। नमस्कार प्रेम जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नहीं, ये मेरे अमरूद के बाग है ना जी, उसकी जड़ों में मैंने नाराज किया तो वो लाल लगे ना वो निकल रही है जी। जो अमरूद के आप बता रहे हैं जो पेड़ हैं उनकी जड़ों में कोई समस्या आप बता रहे हैं? हाँ, वो कीड़ा है, कीड़ा लगा हुआ है। हाँ जी जी, पहचान आप कर पाए उस कीड़े की? वो साहब वो कहते हैं ना वो लाल मोड़े की वो जी, वो निमेटोड की बात कर रहे हैं। चलिए, पेड़ भी सूख रहे, छोटे पेड़ सूख रहे हैं, पेड़ जो है सूखने लगा है और जड़ में कीड़ा है, जड़ों में गांठें बन रही हैं। प्रेम जी, क्या जो जड़ है उसमें कुछ गांठें सी आपको नजर आती हैं? हाँ, आ रही हैं साहब जी। सूत्रकृमि इसको हम मान सकते हैं डॉक्टर में? हाँ हाँ। देखिए, अमरूद में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है निमेटोड की, सूत्रकृमि की बहुत बड़ी समस्या हो गई है अमरूद में। और इसके उपचार के लिए आपको शुरुआत के समय में अगर आपको पता चल रहा है कि इसमें निमेटोड की प्रॉब्लम आ रही है तो कई ऐसे सूत्रकृमि के जो रासायनिक वो हैं जैसे निमिट्स करके कई ऐसी दवाइयां हैं जिसमें अच्छा कंट्रोल देखा गया है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अगर कोशिश हो सके तो अमरूद में सह फसली जैसे कि आप उसमें गेंदे की खेती करें और इनके बाद में जड़ों के साथ उखाड़ें तो गेंदे की जो जड़ होती है वो कई बार निमेटोड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तीसरी चीज़ का आप ध्यान दें
कि नेमेटोड के साथ साथ कई बार अमरूद में आप देखेंगे तना गलन की भी समस्या होती है और बाद में उसमें फिर धीरे धीरे दूसरी समस्याएं शुरू होती हैं। तो अमरूद में आप कोशिश करें कि अगर आपके पास में टपक सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो आप कम से कम नाली बनाएं और थाला बना के सिंचाई करें। कभी भी अमरूद के तने में सीधा पानी आपको नहीं लगाना है, नहीं तो वो जो तना गलन की समस्या होती है उसके कारण भी कई बार किसान को लगता है कि इसमें उखटा हो रहा है, बट वो पौधा तना गलन से सूखता है। तो आप ध्यान दें इस बात का। तो देखिए, इस बात का ख्याल आपको रखना होगा। और साथ ही यहाँ डॉक्टर हनुमान राम, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि जो किसान सब्जियों की खेती करते हैं तो जो पौध स्वस्थ रहे ये काफ़ी अहम हो जाता है। और किस तरीके से, क्योंकि नर्सरी की तैयारी आपने हमें बताई, जो अलग अलग अगर सब्जी फसलों की हम बात करते हैं, कैसे उनकी अच्छी पौध जो है वो हमारे किसान ले सकते हैं। जी बिल्कुल, बरसात के समय में सबसे पहले मैंने आपको बताया उठी हुई क्यारी जो बनाई जाती है। अगर आपकी खेत की मिट्टी भारी हो, किसान भाइयों की भारी मिट्टी में जल निकास की समस्या रहती है, तो उसमें अलग से बालू रेत मिला सकते हैं ताकि मिट्टी हल्की हो जाए और जब भी बरसात ज्यादा हो जाए तो वो आर्द्र गलन की बीमारी नहीं आती। आर्द्र गलन में क्या होता है, पौधे की जो गर्दन होती है उसमें फफूंद फंस जाने की वजह से गर्दन टूट जाती है और जो पौध होती है वो नीचे गिरने लगती है। जी, इस आर्द्र गलन बीमारी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एक फफूंदनाशी आता है बाविस्टीन, 2 से 3 ग्राम 1 लीटर में घोल बना के और पौधे की जड़ों में उससे सिंचाई करें। स्प्रे नहीं करना होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंचाई के साथ पानी में देना होता है। और उसकी बेहतर रोकथाम के लिए एक और सलाह देना चाहेंगे यहाँ पे किसान भाइयों को कि जब बीज की बुआई करें तो उस बीज को पहले कैप्टान से या थीराम से 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को शोधित कर ले। तो बीज जो भी फफूंद है वो मर जाएंगे। जब बीज हमारा स्वस्थ रहेगा, बीज शोधित होगा, तभी हम बीज जनित बीमारियों को रोक सकते हैं। और बुआई करते समय एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो टमाटर, बैंगन, चिल्ली में और प्याज में इनमें 7 से 10 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखें। और पंक्तियां जो है बेड की जो लंबाई है उसके 90 डिग्री के कोण पे बने सारी की सारी। और बीज से बीज की दूरी 1 सेंटीमीटर पे रखें और बीज को 1 से 2 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरा ना बोए, नहीं तो ये बीज क्या हल्का होता है और उगने में समस्या होती है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि जो किस्मों का चयन है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे में। यस, किस्मों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार से हमारा जो भारत देश है वो अलग अलग जोन में बटा हुआ है। उत्तर भारत के लिए जो है, जैसे IRI पूसा से मिर्ची की जो किस्में निकली है, पूसा सदाबहार और पूसा ज्वाला, बहुत ही अच्छी किस्में है। टमाटर में भी है पूसा सदाबहार किस्म है, पूसा दिव्या है, बहुत ही अच्छी किस्म है। और जो उत्तर पश्चिमी भारत है जहाँ पे मरुस्थलीय रेगिस्तान होता है, वहां पर आप किस्मों का चुनाव करते समय बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे अभी हमारे संस्थान ने, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ने उत्तर पश्चिमी भारत के लिए, जहाँ पे शुष्क क्षेत्र होता है, बरसात बहुत कम होती है और यहाँ पे तापमान जो है वो लगभग 40 डिग्री से ऊपर रहता है, लगभग 8 महीने तक, अक्टूबर। उसके लिए जैसे लौकी में थार समृद्धि है, बैंगन में एक किस्म है थार रचित, और कुंदरू में है थार सुंदरी। तो बहुत सारी किस्में जो, यानी क्षेत्र के अनुसार ही जो किस्मों का चयन है वो किया जाए, जिससे अच्छा उत्पादन जो है वो हमारे किसानों को मिल सके। और खासतौर से यहाँ डॉक्टर अमित, आपसे भी हम जानेंगे कौन सी अच्छी जो किस्में हैं अमरूद की। लेकिन यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं अमरूद के नए और जो पुराने बाग अगर हैं तो उनका रखरखाव आपको कैसे करना है और इसके साथ साथ सब्जी फसलों की जो नर्सरी है वो आप कैसे तैयार कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से। नंद स्वरूप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ हेलो, हमें कौन सी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें अधिक उसमें फल आए। जी चलिए, जहाँ तक सवाल आपका हम समझ पाए हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि कैसे जो फलन है वो बेहतर हो सकता है, कैसे हम अच्छा फल ले सकते हैं और अच्छा उत्पादन हमें मिल पाएगा अमरूद में। जी देखिए नंद स्वरूप जी, वैसे तो आप बाराबंकी वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में बरसात की फसल में फल मक्खी बहुत ज़्यादा लगती है। आप अगर कोशिश करें कि जब अमरूद में जो फूल आएँ वो अप्रैल के महीने में अमरूद में खूब फूल होते हैं, उस समय अगर आप उन फूलों को जिसको हम लोग 2 जोड़ा पत्ती कृंतन विधि कहते हैं कि नीचे से 2 पत्ती छोड़ के प्रत्येक उसको पौधे से अगर आप वो फूल झड़ा दें तो आपकी बरसात की जगह आपको सर्दियों की फसल मिलेगी और बहुत अच्छे उत्पादन से मिलेगी। जी। अभी के समय आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कर सकें तो अमरूद में आप देखेंगे कि क्योंकि अमरूद की 90% जो फूल होते हैं वो बरसात की फसल में होते हैं, तो अभी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अमरूद में देखेंगे कि आपको ऐसे तीन फल एक उसमें लगे मिलेंगे आपको, एक जगह एक उससे 3 4 फल लगे होंगे। तो कोशिश कीजिए कि कुछ उनकी थिनिंग करके और उनमें फिर बैगिंग कर लें। अगर आपको फल मक्खी से बचाना है, क्योंकि अमरूद कच्चा और पक्का दोनों तरीके से खाया जाता है, अमरूद में पेस्टिसाइड का रिकमेंडेशन हम लोग मिनिमम करते हैं, तो इसके लिए अगर आप कोशिश कर सकें तो उसकी बैगिंग कर लें अभी, तो उससे आपकी बरसात की फसल अच्छी आपको कुछ थोड़ा बहुत उत्पादन मिल जाएगा। और सर्दियों की गुणवत्ता युक्त फसल लेने के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अमरूद की जब बरसात की फसल, अगर आपके नए बाग हैं और उसमें आपने बरसात की फसल नहीं ली है, तो सर्दियों की गुणवत्ता फसल लेने के लिए आपको ध्यान रखना है कि सही समय पे अमरूद में आपको एक तो जल प्रबंधन अच्छे से करना है और दूसरा उसका पोषक तत्व प्रबंधन अच्छे से करना है। इसके साथ साथ बोरॉन और जिंक की कमी अमरूद के अच्छे उत्पादन को कम करती है, तो आपको बोरॉन का और जिंक का भी स्प्रे साथ में करना है। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर अमित, माना जाता है कि अगर हम सर्दियों में लेना चाह रहे हैं, अगर उस वाली बाहर में हम लेना चाह रहे हैं तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं और उसमें अलग अलग जो क्रियाएं हैं वो की जाती हैं जिससे जो फलन है वो ना हो। मैं चाहूँगा उस बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को जानकारी दे सकें। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। और इसका देखिए, अमरूद में 2 तरीके से इसके फायदे होते हैं। एक तो बरसात की फसल क्या होती है, बरसात की फसल की क्वालिटी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है और बरसात की फसल में बरसात की फसल में लोग अमरूद को लाइक भी नहीं करते हैं। तीसरी चीज इसमें क्या है कि फिर रोग एवं कीट व्याधियां बहुत होती हैं। तो इसका बड़ा अच्छा से उपाय है कि इसको हम बोलते हैं कि बाहर नियंत्रण की। अमरूद में बरसात की फसल को रोक के सर्दियों की फसल कैसे बढ़ाई जाए, तो सबसे अच्छा और सबसे बगैर किसी केमिकल के बगैर सबसे जो उसको कहते हैं हम लोग 2 जोड़ा पत्ती कृंतन विधि। इसमें अमरूद के अप्रैल के प्रथम पखवाड़े में आपको कोशिश करनी है कि आप उसमें सिर्फ नीचे की 2 पत्तियां छोड़ के उसको तोड़ के या सिकेटियर का उपयोग कर लें, नहीं तो जो लेबर होती है वो हाथ से भी उसको बड़े अच्छे से टिपिंग कर लेते हैं उसकी, और उसको वहीं के वहीं पलवार की जैसे, जिससे कि गर्मियों में आपकी एक तो आपका न्यूट्रिएंट रिसाइकिल हो जाएगा, दूसरा गर्मियों में आपकी पानी की कमी रहती है तो उसमें भी वो एक पलवार की तरह काम करता है। और वो आप वहीं के वहीं अमरूद के प्रत्येक पेड़ के नीचे उसके थाले के पास में छोड़ दें। ये सबसे अच्छी विधि है। इसके साथ साथ जो और विधि अलग अलग रीजन में रिकमेंड की गई है उसमें 10% यूरिया का स्प्रे भी है। उसके साथ साथ कई बार ऐसा करते हैं कि पानी एकदम रोक देते हैं तो पूरा का पूरा फूल झड़ जाता है, बट इसमें कई बार पौधे की स्वास्थ्य पे फर्क पड़ता है। तो सबसे अच्छा विधि है वही है कि आप उसमें बाहर नियंत्रण के लिए आप 2 जोड़ा पत्ती कृंतन विधि का प्रयोग करें। इससे आपको सर्दियों की बहुत अच्छी गुणवत्ता की फसल मिल सकती है। और इसके साथ साथ आप अपने अमरूद को एकदम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने नेचुरल फार्मिंग से बगैर किसी कीट एवं रोग के ऑर्गेनिक अमरूद पैदा किए हैं, तो आपके मार्केट में रेट भी बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। जी बिल्कुल, मुनाफा अच्छा मिलेगा। और साथ ही साथ देखिए, आज हम क्योंकि बात कर रहे हैं अमरूद की, जो स्वाद है वो भी आप बेहतर ले सकेंगे अमरूद का। फिलहाल यहाँ डॉक्टर राम, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि ना सिर्फ जो किस्म का चयन है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन शुरुआती अवस्था में और किस तरह की सावधानी जो है वो रखनी चाहिए, क्योंकि कई बीमारियां जो हैं, जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि कुछ अगर मृदा जनित बीमारी है वो भी हो सकती है, बीजोपचार हमें करना चाहिए, और किस तरह की समस्याएं जो हैं इस दौरान आ सकती हैं? जी, सबसे बड़ी समस्या जो आती है, अगर नर्सरी के स्थान का चुनाव करते समय हमने अगर छाया में, पेड़ की छाया में अगर हम नर्सरी लगाते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं होता है, तो सबसे बड़ी समस्या होती है जो हमारी पौध है वो बिल्कुल सूर्य के प्रकाश की खोज में लंबाई में बढ़ती जाती है, और जो
दो नोड के बीच की दूरी होती है वो बढ़ती जाती है, जो वो लंबी लंबी जो पौध हो जाती है वो खेत में ज्यादा अच्छी चलती नहीं है, उसमें फूल भी कम आते हैं, शाखाएं कम आती है, उसको हम आम भाषा में बोलते हैं लेंकी पौध बोलते हैं। तो इसलिए ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए जहाँ सूर्य का प्रकाश जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौध को बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज आर्द्र गलन की बीमारी का मैंने आपको बताया कि बाविस्टीन से हम मृदा में सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा, कुछ कीड़े लगते हैं। कीड़े कौन से होते हैं? रस चूसक कीड़े होते हैं, जैसे सफेद मक्खी। तो सफेद मक्खी से बचाने के लिए अगर हम नर्सरी बेड को इंसेक्ट प्रूफ नेट जो आती है, जाली आती है, उससे हम ढक दें ताकि वो जो सफेद मक्खी है वो अंदर नहीं घुस पाए। अगर वो अंदर घुसेगी तो मच्छर की तरह, जो मच्छर जैसे हमारा खून चूसता है वैसे ये सफेद मक्खी जो है पौधों का रस चूसती है। तो रस चूसने के समय ये क्या विषाणुओं को प्रसारित करती है, वायरस को फैला देती है। और वायरस को रोकने के लिए कोई पौधों को हम कभी भी है ना कोई वैक्सीन वगैरह दे नहीं सकते। तो उसका रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिस कीड़े से या जिस तरीके से वायरस फैल रहा है उस तरीके को ही रोक दिया जाए। इसके लिए मैं किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि रस चूसक कीड़े जितने भी होते हैं, एफिड होते हैं, सफेद मक्खी होती है, उनके लिए इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा आती है जो रस चूसक कीड़ों के लिए है। तो आधा मिलीलीटर 1 लीटर में वो दवा मिला के उसका स्प्रे कर सकते हैं। लगातार एक ही दवा का स्प्रे करने से बचे, क्योंकि लगातार एक ही दवा का स्प्रे करते हैं तो जो भी हमारे कीड़े हैं वो प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लेते हैं और वो फिर उस दवाई का उस पर असर नहीं होता है। तो चलिए, सावधानी जो है जरूर रखनी होगी हमारे किसानों को। फिलहाल हमारे साथ चंडीगढ़ से जगदीश जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका जगदीश जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो सर, बाग नया बाग लगाना अमरूद का जी, इससे पनीरी कहाँ से मिलेगी? इसके लिए आप जानना चाह रहे हैं कहाँ से जो पौध है वो कहाँ से मिलेगा? चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ, पंजाब से। जी, चलिए, पौध कहाँ से इनको प्राप्त हो सकती है? चंडीगढ़ से ये हमारे साथ जुड़े हैं। चंडीगढ़ से जुड़े हैं तो जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ से पंजाब पिंक करके एक अमरूद की किस्म निकाली गई है। इसके साथ साथ हिसार कृषि विश्वविद्यालय से हिसार सफेदा और हिसार सुरखा 2 बहुत अच्छी प्रजातियां उस क्षेत्र के लिए संशोधित की गई हैं। इसके साथ साथ जितनी भी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से एक्रेडिटेड नर्सरीज हैं, प्राइवेट नर्सरीज है, सरकारी संस्थान है, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि अमरूद 23 राज्यों की कमर्शियल क्रॉप हो चुकी है। हर राज्य में अमरूद की आपको हर अच्छी नर्सरी है वहाँ पे अमरूद की कुछ उन्नतशील प्रजातियां हैं जो मैं बता देता हूँ आपको। बहुत पुरानी प्रजातियां हैं, इलाहाबाद सफेदा और सरदार। इनका क्या है कि ये बहुत बड़े क्षेत्र में इनका रकबा है, क्योंकि इनका ये अच्छे से वहाँ पे हर जलवायु में एडजस्ट कर लेती हैं। मतलब अमरूद की सबसे ज्यादा क्षेत्र में उगने वाली किस्में इलाहाबाद सफेदा और सरदार है। इसके साथ साथ ललित, श्वेता, पंजाब पिंक, हिसार सफेदा, हिसार सुरखा, पंत प्रभात, साउथ पार्ट में अर्का किरण, ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो कि मैक्सिमम रकबे में है। इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी प्रजातियां हैं, वो बेहद कोकोनट हुआ और ऐसी कुछ प्रजातियां हैं। ऐसी कुछ 120-25 प्रजातियां अलग अलग क्षेत्र में है। लेकिन आपके क्षेत्र में जो सबसे अच्छी प्रजाति काम करेगी वो ललित भी करेगी, श्वेता भी करेगी, हिसार सफेदा, हिसार सुरखा, पंजाब पिंक आपके इधर है, ये L49 जिसको हम सरदार कहते हैं, और इलाहाबाद सफेदा। इन 7 प्रजातियों में से आपको अगर आपको लाल गूदे वाली है तो उसमें मैंने आपको ललित और हिसार सुरखा बताया, और अगर सफेद गूदे वाली हैं तो आप ये वाली प्रजातियां बहुत अच्छे से उपयोग में कर सकते हैं। अमरूद की नर्सरी, अमरूद की जो पौध है वो हर अच्छी नर्सरी में उपलब्ध है। आप एक बार एक्रेडिटेड नर्सरी से जरूर लें। जी, तो देखिए, जलवायु की जो विविधता है वो हमारे देश में पाई जाती है और उसी लिहाज से जो अलग अलग किस्में हैं वो लगातार विकसित की गई हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्ते सर जी। जी नमस्कार। मैं रमेंद्र सिंह राजपूत, मोइदा, पांचमल डिस्ट्रिक्ट, बड़वानी, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। जी बताइए, क्या जानना चाह रहे हैं? सर जी, मैं ये बरसात में प्याज की नर्सरी लगाना चाहता हूँ अभी ये जुलाई के महीने में, तो सर कौन सी किस्म लगाई जाए अभी? जी चलिए, बिल्कुल। डॉक्टर राम, क्या जानकारी देना चाहेंगे? बड़वानी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं दर्शक और प्याज की नर्सरी लगाना चाहते हैं, कौन सी किस्म अच्छी रहेगी? जी, मध्य प्रदेश का जो इलाका है वो महाराष्ट्र से लगता है। तो महाराष्ट्र में जो राजगुरु नगर में हमारा डायरेक्टरेट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च का जो ICR का संस्थान है, वहाँ से जो भी भीमा नाम से जो भी किस्में निकली है वो अलग अलग ग्रुप हैं। जैसे खरीफ के लिए अगर प्याज की नर्सरी लगानी है या खरीफ सीजन के लिए जो प्याज लगाना है उसके लिए अलग अलग भीमा रेड है वगैरह, कुछ भीमा की जो भी वेराइटीज हैं जो खरीफ सीजन की है वो आप कोई सी भी वैरायटी यूज में ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा उनका प्रदर्शन रहता है। हमने भी यहाँ पे राजस्थान में भी उनका ट्रायल किया था। बिल्कुल, अलग अलग किस्में जो हैं वो जाहिर तौर पर
हमारे किसानों को मिल सकती हैं। और इसके लिए ये भी ज़रूरी कि जो आपके निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र हो या कृषि विश्वविद्यालय हैं, आप वहाँ भी जाकर ये जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, इनका सवाल शामिल कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? राकेश जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? हाँ जी, नमस्कार जी नमस्कार। पहाड़ी क्षेत्र में रख रखाव कैसे किया जाए? पहाड़ी क्षेत्र में आप क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? फलों का रख रखाव कैसे किया जाए? पलवार कैसे की जाए? जी जी। चलिए, पलवार की अगर बात की जाए तो आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे इनको? ये जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से अगर पलवार हमारे किसान करते हैं तो उसका लाभ उनको मिलता है, तो अगर पहाड़ी क्षेत्र में भी किसान क्या इसको अपना सकते हैं इस विधि? हाँ, मल्चिंग के तो बहुत सारे फायदे हैं। सबसे अच्छा तो उसको जो पलवार है, मल्चिंग का सबसे अच्छा फायदा है कि वो सॉइल का थोड़ा टेम्परेचर, मृदा का थोड़ा सा तापमान बढ़ा रहता है, जिससे कि उसमें जो कि हमारे सूक्ष्म जीव हैं उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ी रहती है। इसके साथ साथ क्या होता है कि पहाड़ के क्षेत्र में हमको लगता है कि नदियाँ सारी पहाड़ से आ रही हैं, लेकिन पहाड़ में पानी की बड़ी समस्या होती है, तो पानी की भी उपलब्धता वहाँ पर, इससे थोड़ा सा बाष्पोत्सर्जन कम होता है, तो पानी की उपलब्धता भी बढ़ी रहती है, मृदा का तापमान भी ठीक होता है। अगर हम जो पहाड़ के सूखे घास है उनको पलवार की तरह उपयोग करें तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाता है, क्योंकि उसमें बाद में हम लोग उसको मिक्स करते हैं, तो पलवार का बहुत अच्छा उपयोग है आपके इधर। इसके साथ साथ पलवार के प्लास्टिक की कई टाइप की पलवार उपलब्ध है अलग अलग कलर के हिसाब से। तो आप अगर आपको वीड्स के लिए पलवार करनी है तो वो अलग है, और इसके साथ साथ अगर आपको ऑर्गेनिक ये सब मैटर बढ़ाना है तो उसके लिए पलवार अलग है। जी बिल्कुल। देखिए, और खास तौर से मुख्य बात ये रहती है आप कौन सी फसल है जो ले रहे हैं, और उसके अनुसार ही जो उसमें सस्य क्रियाएं हैं वो की जाती हैं। पलवार भी उन्हीं में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया हम मान सकते हैं, जिसके तहत आपको जो लाभ है वो मिल सकता है। बनाते हैं, ऊपर से वो पलवार डालते हैं उसमें, जिससे कि तापमान बढ़ा रहे और जल्दी से पौधों का जर्मिनेशन हो, जल्दी से अंकुरण जो है वो और अच्छे से भी हो सके, जल्दी भी हो सके। आगे भी इस बारे में आपको लगातार हम जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आपको बता दें, दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल एक और दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोलू कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं?
जी मुकुल सर जी नमस्कार, डॉक्टर सर को भी नमस्कार सर। मैं जी नमस्कार सर गोलू कुमार बात कर रहा हूँ सर। जी गोलू जी बताइए। जी सर हमारे सर 2 पेशेंट एक सर जी, एक हरी मिर्च लगी हुई सर जी, तो मिर्च सर चौकड़ रही, पता नहीं सर उसमें कौन सा रोग लग गया। और सर एक पेशेंट और पपीते के पेड़ लगे हुए सर जी, आधा किलो के पपीते के फल हो चुके सर, वो भी सड़ रहे सर, पता नहीं उसको क्या हो गया। पपीते सड़ रहे हैं, क्या दिख रहा है, आप कैसे जी क्या स्थिति आप उसमें देख पा रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि जो लक्षण है, कब से ये स्थिति आप देख पा रहे हैं जो सड़ रहा है, आप बता रहे हैं? अभी 2-4 दिन से सर हरी मिर्च सूख रही सर जी, उसमें मैंने नीम का भी छिड़काव किया था सर जी, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा है सर जी। और सर जो पपीते के पेड़ लगे उसमें सर जी हरे कीड़े दिख रहे सर जी। पानी की अधिकता तो नहीं, बारिश आपके यहाँ? बारिश ज्यादा तो नहीं सर जी, 5 पेड़ लगे हमारे घर पे सर खाने के लिए सर। जी सर पत्तियां सिकुड़ रही हैं और आम। चलिए बिल्कुल, ना सिर्फ पपीता बल्कि जो मिर्च का आपने सवाल पूछा, क्योंकि आमतौर पर मरोड़िया रोग जो है वो हम देखते हैं यहाँ। डॉक्टर राम जानना चाहेंगे आपसे, जो दर्शक हैं वो बता रहे हैं कि जो मिर्च की इन्होंने फसल ली है, पत्तियां जो हैं मुड़ने लगी हैं, किस तरीके से इसका समाधान हो सकता है? जी मिर्च में ये जो पत्तियां मुड़ने की जो समस्या है, इसको हम बोलते हैं लीफ कर्ल वायरस। जी ये वायरस मैंने पहले भी कहा, वायरस जो है वो ज्यादातर रस चूसक कीड़ों की वजह से फैलता है, तो इसको रोक सकते हैं हम। एक बार अगर वायरस आ गया तो उसको फिर हटाना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसका निदान यही है, जिन जिन पौधों की शुरुआत में पत्तियां मुड़ गई है उनको उखाड़ के और खेत में कहीं किनारे पे गड्ढा करके उसमें दबा दें, ताकि वो वायरस है वो नष्ट हो जाएगा। और अगर वायरस आने से रोकना है, हम सुरक्षा कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, तो जब भी पौध की ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, प्रतिस्थापना की जाती है, उसके 15 से 21 दिन के अंतराल पे एक स्प्रे आप इमिडाक्लोप्रिड का या रोगोर का, इमिडाक्लोप्रिड अगर लेते हैं तो आधा ml प्रति लीटर, और रोगोर जो है वो 2 ml प्रति लीटर। ये रस चूसक कीड़ों को आने ही नहीं देगा। तो हम वायरस आने से पहले ही हमें सतर्क रहना चाहिए कि विषाणु को नहीं आने देना। जो लीफ कर्ल वायरस है उसमें जो पत्तियां हैं वो ऐसे कर्ल हो जाती है और पौधे में जो इंटरनोडल लेंथ है वो छोटी हो जाती है, पौधा एकदम झाड़ूनुमा हो जाता है, गुच्छा से बन जाता है, और उसमें फिर ना तो फूल आते हैं और ना ही फल लगते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ मिर्च की। जो भी मिर्च उत्पादक क्षेत्र थे वहां धीरे धीरे किसानों ने मिर्च उगाना भी इसीलिए बंद किया है, क्योंकि वो लीफ कर्ल वायरस के अटैक की वजह से मिर्च का उत्पादन बहुत कम हो रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन लगातार जो समाधान है वो भी हमारे किसानों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे जो उनके सामने चुनौतियां हैं या समस्याएं हैं उनका निदान हो सके। और जब हम यहाँ पर फलों की बात करते हैं, डॉक्टर अमित, जैसे अमरूद के बारे में आप बता रहे थे, अब हमारे जो किसान हैं वो हम कह सकते हैं आधुनिक खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और अब बाग जो है वो बहुत ज़्यादा जगह में नहीं, किसान जानता है कि सघन बागवानी जो है वो उन्होंने जान लिया है, जिसमें छत्रक की हम बात करते हैं। ये किस तरीके की एक हम विधा इसको मान सकते हैं, और कैसे एक नया किसान जो है वो इसकी शुरुआत कर सकता है? देखिए, अमरूद एक ऐसा फल वृक्ष है जो कि जो अपने सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट में सबसे अच्छा अगर कोई फल वृक्ष है जो हाई डेंसिटी जिसको सघन बागवानी में फिट बैठता है तो वो हमारा अमरूद ही बैठता है। अमरूद को हम अति सघन बागवानी में नया लगा के उसको हम सघन बागवानी में 3 बाई 3 मीटर की दूरी पर लगाएं तो करीब 1100 पौधे अमरूद के प्रति हेक्टेयर लग जाते हैं। अमरूद का दूसरा सबसे अच्छा फायदा क्या है कि अमरूद में आपको 2 साल के बाद में अच्छा उत्पादन मिलने लगता है, तो किसान भाइयों को ये भी बहुत ज्यादा लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और 2 साल तक वो सह फसलों के रूप में, इंटरक्रॉपिंग के रूप में बहुत सारी और भी फसलें ले सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखें, जितने लोग भी सघन बागवानी करना चाहते हैं, कि अमरूद में सदाई एवं कृंतन का बहुत बड़ा महत्व है। अमरूद में जो फूल और फल आते हैं वो नई प्रौढ़ों पे आते हैं, तो जो भी किसान भाई अगर सघन बागवानी करना चाहते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि हमको अमरूद में समय समय पे हमें उनका कृंतन करते रहना है। अप्रैल का महीना इस मामले में जब हम उसका बाहर नियंत्रण करते हैं, उसी समय हम अमरूद में प्रूनिंग भी कर लेते हैं। और शुरुआत में ध्यान रखिएगा, जो ट्रेनिंग जो कि इसको कहते हैं सदाई, अमरूद की सदाई, तो अमरूद में 75 सेंटीमीटर तक आपको कोई भी शाखा अलाउ नहीं करनी है, उसके ऊपर ही आपको 4 अलग अलग डायरेक्शन में आपको 4 शाखाएं अलाउ करनी है। अगर आप सघन बागवानी में जा रहे हैं तो आपको अमरूद के आकार को नियंत्रित करके रखना है। तो आप अगर 3 बाई 3 मीटर की दूरी पर लगाते हैं और 1111 करीब पौधे उसमें 1 हेक्टेयर में बनते हैं, और आपको कम से कम भी अगले 2 साल के बाद में 35 किलो, अगर 35 किलो मिनिमम अपनी उपज भी माने तो आप 1100 से 35 का गुना करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि 1 साल में आपको कितनी अच्छी आय अमरूद से मिलने लगेगी। अमरूद बहुत अच्छा फल वृक्ष है जो कि सघन बागवानी में बहुत अच्छे से फिट बैठता है। उसके साथ साथ अमरूद में आप कम से कम
अपने रोग एवं कीटनाशियों का प्रयोग करके अमरूद की बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं। और अब तो किसान जो हैं वो मेड़ पर भी इस तरह के जो फल वृक्ष हैं उनको लेने लगे हैं अपने फायदे के लिए और अतिरिक्त आमदनी के लिए भी। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ जी, हेलो पृथ्वी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी पृथ्वी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आवाज सुनाई दे रही, थोड़ी क्लियर कम आ रही थी आपकी। जी सवाल पूछ सकते हैं आप, आपकी आवाज को सुन पा रहे हैं हम। हाँ, सवाल ये कि हाँ जी, हेलो जी, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें। अच्छा जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ, इसमें अमरूद का नया बगीचा लगाना चाहते हैं जी। इसके जोधपुर राजस्थान में लगा सकते हैं क्या? मतलब इसमें मिट्टी और पानी कैसा होना चाहिए? हमारा ट्यूबवेल है, ड्रिप भी है जी। चलिए, जोधपुर राजस्थान में बहुत अच्छे से जोधपुर राजस्थान में आप बगीचा लगा सकते हैं। राजस्थान के सारे क्षेत्रों में सिर्फ रेगिस्तानी वाले क्षेत्र को अमरूद के लिए बहुत अच्छी जलवायु है। आप बहुत अच्छे से राजस्थान में जोधपुर वाले क्षेत्र में अमरूद की खेती कर सकते हैं। जी, तो देखिए आप सफलतापूर्वक जो खेती है इसकी वो कर सकते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण कि जो किसान हैं उनको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ अगर डॉक्टर अमित अगर हम देखते हैं जो जैसा आपने कहा कि कई अलग अलग किस्में, लेकिन अब किसान जो है नई किस्मों का भी चयन करने लगे हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े, इनका सवाल हम लेते हैं। सुशांत जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका सुशांत जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो, अमरूद की सुशांत जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ हाँ जी, क्या जानना चाह रहे हैं? माफ कीजिए, आपकी आवाज जो है हमारे पास तक सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगा अगर आप अपना सवाल एक बार दोहरा दें। अमरूद की प्रजाति आप जानना चाह रहे हैं, कौन सी अच्छी किस्म रहेगी? ओडिशा से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अमित। उड़ीसा में हमारे ही आईसीआर का बड़ा अच्छा सेंटर है भुवनेश्वर में, और आप वहाँ पे जितनी भी मैंने प्रजातियाँ आपको बताई हैं ये सारी प्रजातियाँ वहाँ पे उपलब्ध भी हैं। इसके साथ साथ उड़ीसा के आप भुवनेश्वर से जुड़े हुए थे? जी। कौन से जगह से जुड़े हुए थे? ये ओडिशा से हमारे साथ जुड़े हैं। अच्छा, पूरा तो अंगुल से। अंगूल से। तो आप अमरूद की जो प्रजातियां हैं वहाँ पे आप सबसे पहले आप वहाँ पे अलावा सफेदा और सरदार दोनों प्रजातियां उड़ीसा के लिए भी बहुत अच्छी हैं। आप इन दोनों प्रजातियों की पौध भी वहाँ उपलब्ध रहती है और आप उनको लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए आपके पास जो हम कह सकते हैं बेहतर विकल्प है इन दोनों किस्मों का। इनके ज़रिए भी अच्छा उत्पादन जो है वो आप ले सकते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर हम जानना चाहेंगे आपसे, हमारे किसान जो टमाटर की खेती करते हैं या बैंगन की खेती करते हैं उन्हें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और कैसे वो अच्छी पौध जो है तैयार करें, उसकी रोपाई कितने समय बाद करें? फिर रोपाई का जहाँ तक सवाल आता है तो रोपाई करते समय और रोपाई करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। जैसे जिस दिन हमें रोपाई करनी है उसके 2 से 3 दिन पहले आप नर्सरी में पानी देना बंद कर दें। उससे फायदा ये होगा कि जब भी पौध खेत में जाती है तो उसको एक ट्रांसप्लांटिंग शॉक या फिर झटका लगता है। उस झटके के कारण क्या है ना, पौध जो मर जाती है, क्योंकि नर्सरी में हम पौधों की उचित देखभाल करते हैं और खेत में उतनी उसको चुनौतियों का पौध को सामना करना पड़ता है। तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है, उच्च तापमान का सामना करना पड़ता है और कभी कभी पानी नहीं मिले तब भी उसको अपने आप को सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए 2 से 3 दिन पहले हम अगर पानी रोक देंगे तो हमारी जो पौध है वो कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर और तैयार हो जाएगी। उसको हम कहते हैं हार्डनिंग, उसका कठोरीकरण करते हैं हम। और जैसे ही हमें पौध को प्रस्तापित करना होता है, हमेशा पौध को रोपित करते हैं शाम के समय में। शाम के समय का मतलब ये है कि 4 बजे के बाद में। इसका कारण ये है कि अगर हम सुबह पौध को रोपित करते हैं तो 9 बजे या 10 बजे 8 बजे भी अगर रोपित की तो दिन भर 6 से 7 घंटे कंटिन्यू जो लगातार है सूर्य का प्रकाश और तेज गर्मी उससे मिलेगी तो वो उसको जीने नहीं देगी। तो अगर हम पौध को शाम को 4 बजे बाद 4 से 6 और 7 के बीच में लगाएंगे तो एक 12 से 13 घंटे का जो अंधकार का उसको समय मिलेगा, अंधेरा मिलेगा, तो वो अपने आप को 12 से 14 घंटे में प्रतिस्थापित कर लेगी और अपने अंदर की जो जड़ें हैं उन जड़ों में नया फुटान आ जाएगा। एक अनुकूल समय मान सकते हैं, यानी जब आधा घंटा पहले उसमें सिंचाई कर दें। सिंचाई तुरंत करने का ये फायदा रहता है कि जब पौध को मिट्टी से उखाड़ते हैं तो जड़ें कम से कम टूटे। अगर सूखी जमीन में पौध को उखाड़ेंगे तो जड़ों को नुकसान बहुत पहुंचेगा और हमारी पौध अच्छी तरह से नहीं चलेगी और ज्यादा से ज्यादा पौध हमारी मर जाएगी। इसलिए सिंचाई कर दें।
ताकि पौध को गीली मिट्टी से निकालना बहुत आसान रहता है। और गीले कपड़े से ढक दें, जब रोपित कर रहे हैं उस समय बोरी से या जूट के गीले कपड़े से ढक दें ताकि उसमें नमी बरकरार रहे और पत्तियां एकदम से मुरझाए नहीं। जी बिल्कुल, तो इन बातों का ख्याल देखिए, हमारे जो दर्शक हैं उनको यहाँ रखना होगा जो सब्जी फसलों की खेती करते हैं। और खासतौर से यहाँ डॉक्टर अमित आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जो किसान अमरूद के जिनके पुराने जो बाग हैं, हम देखते हैं जो उसका थाला होता है उसके चारों तरफ कभी कभी मिट्टी भी चढ़ाई जाती है और कीट जो उस पर ना आए उसके लिए भी रोकथाम के लिए किसान अलग अलग उपचार करते हैं। देखिए इस मौसम में भी कुछ इस तरह का 3-4 चीजें ध्यान देनी है अमरूद के पुराने बागों में भी। आपको जो भी नीचे से कल्ले फूट रहे हैं वो आपको समय समय पे निकालते रहना है। आपको जो भी पुरानी शाखाएं एक दूसरे से रगड़ खाने वाली शाखाएं हैं उनको काट देना है। इसके साथ साथ कई बार अमरूद कई ऐसे होते हैं जिसमें कि मिट्टी इसलिए चढ़ानी पड़ती है, जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया था कि अमरूद के तने में अगर आप सीधा सीधा पानी लगता है तो उसमें तना गलन की समस्या शुरू हो जाती है जी। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है, अमरूद के खेत में आपको गहरी जुताई नहीं करनी है। अमरूद की जो खाना खाने वाली जड़ें होती हैं जिसको हम लोग फीडर रूट्स कहते हैं, वो अमरूद की आप समझ लीजिए मृदा से 25 सेंटीमीटर के नीचे ही रहती हैं। जब भी हम गहरी जुताई करते हैं तो वो खाने वाली जड़ें डैमेज होती हैं। उसके बाद में नेमेटोड का और बिल्ड का प्रकोप डबल स्पीड से बढ़ जाता है। ये 3-4 चीजों का ध्यान रखना है आपको। और अमरूद के जो पुराने बाग हैं उनको भी पोषण का ध्यान देखना है। अमरूद को कई बार क्या होता है, अमरूद किसान लगाने के बाद में अमरूद में किसी तरीके का खाद एवं उर्वरक नहीं देता। आज के दौर में बात करें तो अगर हम जो ट्राइकोडर्मा के अलग अलग कल्चर हैं, ट्राइकोडर्मा हुआ, एस्परजिलस नाइजर हुआ, इसके स्ट्रेन्स हम अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद में मिला के अगर अमरूद को हम जून और दिसंबर के महीने में, जून लास्ट में और दिसंबर के महीने में दें तो अमरूद को बहुत सारी उर्वरक शक्ति उसकी पूरी हो जाती है जी। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कई बायो फर्टिलाइजर्स ऐसे हैं जो कि आपके उकठा रोग से भी आपको नियंत्रण देते हैं। इसके साथ साथ अमरूद में उत्पादन में भी बढ़ावा देते हैं जी। तो ये सारी चीजों का ध्यान देंगे तो अमरूद के बाग को अच्छी खासी अमरूद की जो उपज की आयु है वो अगर हम इसमें समय समय में प्रूनिंग भी करते रहें, समय समय में हम काट छाट भी करते रहें, उसकी जड़ों को नुकसान न पहुंचाएं, उसमें मिट्टी भी लगा दें और खाद एवं उर्वरक का ध्यान दें तो आप अमरूद से 20 से 25 साल तक कंटिन्यूसली उपज ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए कितने साल तक आपको अच्छी आय जो है वो अमरूद के जरिए मिल सकती है। आगे भी इस बारे में लगातार आपको हम जानकारी देते रहेंगे। यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। भारत है फिर भी लड़ रहा है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आपको बता दें हमारे साथ झांसी उत्तर प्रदेश से एक दर्शक जुड़े हुए हैं, नमीउद्दीन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार साहब। जी नमस्कार। जी साहब, मेरा निवेदन ये है कि ये जो अमरूद की
जी नमस्कार सर, नमस्कार जी। मेरा निवेदन ये है साहब कि अमरूद की उपयुक्त फसल शरद ऋतु में लेने के लिए ये पुरानी टहनियों की छटाई उपयुक्त रहेगी गर्मियों में, अप्रैल के महीने में, अथवा जो है सफेद फूल जो आता है इसमें अमरूद में, उसमें सर यूरिया छिड़क के उसको हम समाप्त कर सकते हैं ताकि हम बरसात के बजाय शरद ऋतु की उपयुक्त फसल ले पाए अमरूद की। चलिए बिल्कुल, हम भी इस बारे में लगातार यहाँ बात कर रहे थे। डॉक्टर अमित, क्या जानकारी साझा करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है नईमुद्दीन जी, आप बुंदेलखंड क्षेत्र से हैं, वहाँ पानी की वैसी समस्या रहती है। आप यूरिया वहाँ के लिए संशोधित है भी नहीं, आप वहाँ पे बस पुरानी सारी शाखाओं को नहीं काटना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, नए प्ररोहों पे वो आता है, नए जो कल्ले फूटते हैं उसमें फूल आते हैं, उनमें नीचे से 2 पत्ती, 1 जोड़ा पत्ती छोड़ के, 2 जोड़ा पत्ती छोड़ के उन फूलों को वाली, साथ में उसकी शाखाएं भी आपको उसकी जो नई वो प्रो है उनको भी काटना है, और वो फूल अपने आप उन्हीं प्रो में ही फूल होते हैं, तो फूल भी अपने आप ही हट जाएंगे। तो आप इसमें 2 जोड़ा पत्ती कृंतक बदी का प्रयोग करें, ना कि यूरिया का। जी बिल्कुल। तो देखिए, एक संतुलित मात्रा जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। हम किसी भी फसल की बात करें या फल की बात करें, लेकिन अमरूद जैसे फल की अगर बात की जाती है डॉक्टर अमित, तो एक ऐसा फल माना जाता है जिसमें जो कीटनाशी हैं उसका बिल्कुल भी अंश ना रहे, क्योंकि सीधे तौर पर इसका उपभोग किया जाता है। तो किस तरीके इसको हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं? एक तरफ हमारी कोशिश है प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ने की भी, रसायन मुक्त खेती की भी, तो क्या फलों के जरिए वो हम मान सकते हैं कि जल्दी संभव हो पाएगा? आपको ये जानकारी होगी कि अमरूद एक ऐसी रामबाण औषधि है जिसकी 150 के ऊपर रोगों में इसका अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। और जो हमारी पेट संबंधित विकार हैं उसके लिए तो आप अमरूद सबसे अच्छा फल माना गया है। फाइबर इसमें इतना होता है कि आप सोचिए कि इसमें इसके जो फाइबर कंटेंट है बहुत अच्छे माने गए हैं, और फाइबर हमारे पेट के रोग जितने भी होते हैं उसके बहुत अच्छा एक उपाय है। और जो आप अमरूद में पेस्टिसाइड की बात करते हैं, अमरूद की सबसे अच्छी खूबी यही है कि अगर हम अमरूद में, सिर्फ सबसे बड़ी समस्या आती है अमरूद में फल मक्खी की, और फल मक्खी का बड़ा अच्छा निदान है। एक तो हम सबसे अच्छी बैगिंग, आजकल अमरूद की इतनी अच्छी बैगिंग मटेरियल मार्केट में उपलब्ध हो गई है, उसके साथ साथ फेरोमोन ट्रैप है। बस ये 2 विधियां अपना लें तो अमरूद में केमिकल का आपको स्प्रे मिनिमम करना है। फिर कभी कभी अमरूद में मिलीबग की समस्या आती है। मिलीबग की समस्या के लिए भी, मिलीबग जब आता है तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको एक साबुन का घोल बना के पहले स्प्रे करने देना है, और फिर ये अपना नीम है और ये जितने भी ये अपने धतूरा के, आजकल धतूरा के अलग अलग, धतूरे के प्रयोग से अलग अलग पेस्टिसाइड बन रहे हैं, उनका प्रयोग करके आप उसका भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो अमरूद एक ऐसा फल वृक्ष है जिसमें आप कम से कम कीटनाशक के प्रयोग करके इसकी बहुत अच्छी फसल ले सकते हैं। चलिए बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर हनुमान राम जी, आपसे भी जानना चाहेंगे और किन किन बातों का ख्याल रखकर हमारे जो किसान है इन सब्जी फसलों की अच्छी उपज ले सकेंगे आने वाले समय में? जी, 2 महत्वपूर्ण बातें और बताना चाहूंगा। जैसे मैंने बताया था, सफेद मक्खी जो है वो रस चूसती है और वायरस को फैलाती है। पौध के अंदर अगर वायरस चला गया तो आपकी पूरी 4 महीने की फसल बेकार चली जाएगी। उसको रोकने का एक भौतिक तरीका ये है, बिना रसायन के उपयोग किए हुए येलो ट्रैप। येलो ट्रैप का मतलब होता है पीले कलर का हम एक तख्तियां लटका देते हैं कहीं भी, उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीस या मोबी ऑयल या ऐसा कोई पदार्थ लगाए जो चिपचिपा हो, तो पीले कलर की तरफ जो है वो मक्खियां आकर्षित होती है और उसके ऊपर चिपक जाएगी। जैसे हम चूहे को पकड़ने के लिए चूहेदानी का उपयोग करते हैं, जाल बिछाते हैं, तो सिंपल से पीले कलर का जाल बिछाना है ताकि वो सफेद मक्खियां जो है उसकी तरफ आकर्षित होकर चिपकती जाए। एक मैं आपको उदाहरण दूंगा, पॉली हाउस में जो हाईटेक नर्सरी बनाते हैं हम, वहां पे सफेद मक्खी अगर एक बार अंदर घुस गई तो वो बहुत ही जल्दी अपनी संततियां पैदा करती रहती है। तो कुछ किसान थे उत्तराखंड में, उन्होंने जो ये पीली तख्तियां लगाई और 3 साल के अंदर अंदर अपने पॉली हाउस को और आसपास के क्षेत्र को सफेद मक्खी से मुक्त कर दिया बिना रसायन के। जी। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूंगा कि किसान जो है वो सब्जियों की पौध के द्वारा आमदनी भी प्राप्त कर सकता है। आज के जमाने में हर किसी को रेडीमेड चीजें बहुत पसंद आती हैं, तो कोई भी लोग सब्जी उगाना चाहे तो मेहनत कम से कम करनी। चलिए, यानी एक रोजगार के रूप में भी जो नर्सरियां हैं वो स्थापित की जा सकती हैं, जिसका लाभ हमारे जो किसान है या युवा किसान है उनको मिल सकता है। फिलहाल डॉक्टर हनुमान राम जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो यहाँ जानकारी दे रहे थे डॉक्टर राम हमें किस तरीके से बेहतर सब्जी उत्पादन हम कर सकते हैं। और साथ ही अमरूद के बारे में एक और सवाल हमारे पास है यहाँ पर। डॉक्टर अमित जयप्रकाश जी हैं उत्तर प्रदेश से, डीडी किसान कॉल सेंटर पर उन्होंने अपना सवाल दर्ज कराया था कि अमरूद के जो पौधा है उसमें फल लग रहे हैं, लेकिन जो पौधा है वो सूख रहा है, और खासतौर से जो दीमक है वो भी नहीं दिखती इनको जड़ों में। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे कि जो पौधा है वो सूख रहा है? देखिए, 2 वजह हो सकती हैं। एक तो आपको देखना है कि कहीं वो आपके जो जड़ एवं तना के बीच का पार्ट होता है वहाँ पे कहीं गलना अमरूद शुरू ना हो रहा
हो, और दूसरा कई बार अमरूद में उत्तर प्रदेश में उकटा एक बहुत बड़ी समस्या निकल आ रही है कि कई बार हमारा फल लगना पौधे में शुरू होता है और नीचे उकटे की बीमारी भी शुरू हो जाती है। तो अगर आपको जड़ को आप जब देखेंगे ना तो अंदर से अगर उकटे की समस्या है और एक बार उकटा आ गया तो तब भी आप कोशिश करें कि उसमें कुछ ऐसे उपचार जैसे बताए थे शुरुआत में भी कि आप उसमें वाबिस्टिन की, रेडोमिल गोल्ड की, इनकी ड्रेंचिंग करनी पड़ती है 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। और एक बार अगर उकटा आ गया तो फिर उसके बाद में उसको आपको पौधे को उखाड़ के, क्योंकि ये अब उसमें आपके प्रश्न में ये क्लियर नहीं है कि एक पौधे में हो रहा है कि पूरे बाग में ऐसा हो रहा है जी, है ना। तो अगर आपको 1-2 पौधों में आपको ऐसा हो रहा है तो उन पौधों को आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर तना गलन की समस्या है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की पेस्टिंग करके या जिसको हम उसको अच्छे से घोल मतलब पेस्ट जैसा घोल बना के उसको उस तने के उस पार्ट में हम वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगा दें और उसके ऊपर फिर मिट्टी चढ़ा दें, तब पौधा बच सकता है। जो है वो लगा दिया जाता है जिससे देखिए आपका जो तना है, और जहां भी ये समस्या आ रही है वहां पे आपको खुला पानी नहीं लगाना है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा किसान भाइयों से, अन्यथा ये रोग दूसरों में भी फैल सकता है। तो चलिए इस बात का ख्याल आपको रखना होगा। फिलहाल डॉक्टर अमित, आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसलिए आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाना आपने किस तरीके से आप अगर अमरूद के नए या पुराने बाग हैं उनका रखरखाव कैसे कर सकते हैं। अब चलिए जो कल का विषय रहेगा हमारा, उस बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। कल खासतौर से बात होगी मक्का की बुआई और उन्नत किस्मों की, और साथ ही बात करेंगे कपास की फसल में फसल प्रबंधन की भी। इसके साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। वहीं आप फेसबुक के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करें हेलो किसान और यहाँ भी अपना सवाल या सुझाव लिखकर आप छोड़ सकते हैं। और आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण विकल्प, आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर आप सभी को याद होगा, नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक लाइन्स खुली हैं, इस पर भी अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी इस QR कोड को स्कैन करके। तो फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के।